प्यारे बच्चों, आज हम लोग धारा वैद्युति के अंतर्गत एनसीईआरटी के क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहले वाले पार्ट में जो है 1 से लेकर 7 नंबर क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन किए और यह दूसरा पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। नाइक्रोम का एक हीटिंग एलिमेंट है जो कितना पर सप्लाई हो रहा है, तो 230 वोल्ट पर, यानी कि V बराबर 230 वोल्ट, ये हो जाएगा 230 वोल्ट। और आपूर्ति से जोड़ने पर जो है कितना एम्पियर की धारा, तो प्रारंभिक है, तो इसको मान लेंगे हम लोग I1, ये हो जाएगा I1 बराबर 3.2 एम्पियर। और यह धारा जो है कुछ समय के बाद यह बदलकर 2.8 एम्पियर हो जाती है, यानी कि I2 बराबर 2.8 एम्पियर हो जाता है। यदि कमरे का ताप यानी कि प्रारंभिक ताप है यह, तो लिखेंगे T1 बराबर 27 डिग्री से 27.0 डिग्री लिखिए चाहे 27 डिग्री लिखिए, सेम बात है। तो हीटिंग एलिमेंट का अस्थायी ताप, यानी कि देख रहे हैं कुछ समय के बाद से जो है धारा अस्थायी हो जाता है, नियत हो जाता है, यानी कि T2 का मान पूछा जा रहा है। और नाइक्रोम के लिए जो है अल्फा का मान, ताप गुणांक का मान दिया गया है 1.7 गुना 10 के पावर -4 प्रति डिग्री सी। 1.70 लिखिए चाहे 1.7 लिखिए। तो देखिए बच्चों, हम लोग जो है एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ताप के साथ कैसे प्रतिरोध बदलता है। तो उसके लिए यह फॉर्मूला था R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा, और ये T था। T का मतलब यहाँ क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि T का मतलब यहाँ पर T2 माइनस T1। और तो हम लोग जो है यहाँ पर T2 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं R2 बराबर, ये हो जाएगा R1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R1 अल्फा T। ये इधर हम लोग जो है R1 को जो है इधर लाएंगे, प्लस है उधर चला जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हम लोग जो है केवल T लिख पाएंगे। तो अगर केवल T लिखना होगा तो पहले इसको माइनस कर देंगे, तो R2 माइनस R1 और अपॉन ये R1 नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा R1 और अल्फा भी नीचे चला जाएगा। और T का मतलब है T2 माइनस T1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यदि T लिखना होगा यहाँ पर तो T2 माइनस T1, तो T1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख पाएंगे R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा और प्लस यह हो जाएगा T1। अब देखिए हम लोग जो है सबका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू देखिए हम लोग पुट करते हैं। तो ये I1 और V के साथ हम लोग R1 निकालते हैं, तो लिखेंगे R1 इक्वल टू V अपॉन I1। तो V का मतलब 230 वोल्ट, और ये भाग कर देंगे, यानी कि 230 भागा 3.2, तो ये मान आ जाएगा हम लोग का 71.88, और ये हो जाएगा ओम। उसी तरह से R2 के लिए लिखेंगे तो V अपॉन I2 हो जाएगा। V का मतलब 230 वोल्ट और I2 का मतलब कितना हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर आया है 2.8 एम्पियर। ये भाग दीजिएगा तो यह आ जाएगा 82.14, यह आ जाएगा ओम। तो देखिए अब हम लोग जो है ये R1 R2 का वैल्यू निकाल लिए, और अल्फा का दिया हुआ है ही, T1 का दिया हुआ है ही, तो हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए T2 बराबर, देख रहे हैं इस फॉर्मूला के आधार पर R2 माइनस R1, तो R2 कितना है देख रहे हैं, यहाँ लिख देंगे 82.14 माइनस 71.88, और ये भागा हो जाएगा R1 का मतलब 71.88 गुना, और अल्फा का मान देखिए यह है 1.7 और गुने 10 के पावर -4 और प्लस T1 का मान कितना है 27 डिग्री सी। ये सब भी डिग्री सी में ही आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये सारा को कैलकुलेशन करेंगे आप, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं, ये सब जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो लिख पाएंगे T2। तो देखिए ये 82 में से ये घटाने वाला, ये सब जब आप काम कीजिएगा, ये सारा जब हम लोग काम कर देंगे तो काम करेंगे तो हम लोग को मान मिल जाएगा 840 और प्लस हो जाएगा 27, तो ये हम लोग सारे का ये हो जाएगा डिग्री सी। तो इस तरह से जब ये हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 867 डिग्री सी, और इस तरह से T2 का मान प्राप्त हो जाएगा।
बच्चों इस तरह के इक्वेशन में ये जो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है इसमें मेन रूप से इक्वेशन को लिखने के लिए सीखना रहता है। तो यहाँ KVL अप्लाई करेंगे। हम लोग लिख सकते हैं अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसका अप्लाई करना है। एक बार इस लूप में, एक बार इस लूप में और एक बार इस लूप में। ये पहला लूप हो जाएगा, ये दूसरा लूप हो जाएगा ना, और ये तीसरा लूप हो जाएगा। तो ये तीनों लूप में हम लोग जो है KVL अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बंद लूप। आप इक्वेशन लिखना सीख जाइएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मेन रूप से जो यहाँ पर हम इक्वेशन लिखने के लिए आपको सिखा रहे हैं, बाकी जो है इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो बंद लूप देखिए यहाँ से ये है ABD और फिर पहुँच जाएंगे A, यानी कि बंद लूप ABDA। और ये देखिए बच्चों ये जो करंट है आई, ये मान लेते हैं करंट आई है और यहाँ पर आया है तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 में और I2 में। फिर यह करंट जब B तक गई है फिर यहाँ पर करंट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, तो इधर चला गया है I3, तो इधर कितना हो जाएगा, तो I1 में से जितना I3 हम लोग का इधर गया है इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वहीं हम लोग का शेष धारा इधर जाएगा। फिर D पर आएंगे तो I3 इधर आ रही है और ये I2 इधर आ रहा है, तो इधर धारा चला जाएगा I2 प्लस I3, और यह दोनों मिलकर इसे धारा जाएगा, यानी कि यह धारा का मान हो जाएगा I। जितनी धारा यहाँ से निकलेगी यहाँ से सेल से, उतनी ही धारा वापस भी आनी चाहिए। तो आइए हम लोग अब इस बंद लूप में जो है कुल विभवांतरों का योग शून्य प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 ओम का जो प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच का विभवांतर, तो यहाँ पर ओम के नियम से V बराबर आई आर, तो यहाँ पर लिख पाएंगे I1 और ये हो जाएगा 10, मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ये मल्टीप्लाई कर दिए हैं। चलिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पर लिख देते हैं हम, जो है ये हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर I1 into 10, देख रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आएंगे तो नीचे की तरफ आएंगे तो हम लोग ये I3 धारा है और प्रतिरोध जो है 5 ओम है, यहाँ लिखेंगे प्लस I3 into 5, नहीं D तक आए फिर अब इधर जाएंगे, धारा इधर आ रहा है लेकिन हम लोग जा रहे हैं इधर, उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए लगाएंगे माइनस। यहाँ पर विभव लिखेंगे I2 into 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग इस बंद लूप में आते हैं B, C, D और B में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग बंद लूप B, C, D, B में ना, तो यहाँ पर फिर से विभवांतर का कुल योग, यहाँ लिख पाएंगे I1 माइनस I3 और इंटू कितना ओम है 5 ओम, तो ये हो जाएगा 5 ओम। यहाँ पर आएंगे तो करंट का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ लिखेंगे I2 प्लस I3 और इंटू कितना ओम है 10 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा माइनस I3 into 5 इक्वल टू 0। अब हम लोग जो है इस लूप में आते हैं, बड़े वाले लूप में A, D, C, G, H। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग जो है बंद लूप A, D, C, G, H में। तो यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ धारा है I2, तो यहाँ लिख पाएंगे हम लोग I2 और इंटू हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ लिखेंगे I2 प्लस I3 और इंटू कितना है 10 ओम, तो ये हो जाएगा 10 ओम। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग जो है, तो ये आ गया माइनस, तो ये हो जाएगा पहले जो टर्मिनल मिलेगा। KVL वाला क्लास देख लीजिएगा, वीडियो लेक्चर देख लेंगे आप कैसे लूप में घूमते हैं, उसमें और भी बेहतर तरीके से समझाए हैं। जो पहले टर्मिनल टच में आएगा, तो हम लोग इधर से आ रहे हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल टच में आ रहा है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो उसी का हम लोग जो यहाँ पर साइन लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं -10। फिर इधर आएंगे तो I धारा है, तो धारा ये बह रहा है I और प्रतिरोध है 10 ओम। I बोलने का मतलब है I1 प्लस I2, यही ना I दो पार्ट में यहाँ पर ब्रेक हुआ है या डिवाइड हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं फिर से प्लस और यहाँ लिख सकते हैं
I1 प्लस I2 और इनटू कितना ओम 10 ओम और ये बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। देखिए बच्चों, अब ये जो तीनों समीकरण हम लोग को मिला है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, इन तीनों समीकरणों को हम लोग जो है सिंप्लीफाई कर देंगे। यानी कि ये जो I1 गुने 10 लिखे हैं तो इसी को 10i, उसी तरह से यहाँ पर I2 वाला को लिख देंगे, I3 वाला को लिख देंगे और जो कैंसिल होने वाला होगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ को हम लोग लिख दिए हैं। उसी तरह से ये जो I2 यहाँ पर मिला है इसको भी मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करके और यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। उसी तरह से जो समीकरण 3 मिला है इसको भी सिंप्लीफाई करके और यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ये जो तीनों समीकरण है, ये तीनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ये तीनों समीकरण को हल करने पर क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं। हल करने का मतलब जो है इन दोनों समीकरण से, ये जो पहला 2 समीकरण है इन दोनों समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, I1 को एलिमिनेट कर देंगे, I1 को हटा देंगे। I1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये दूसरे वाले समीकरण में 2 से गुना करके और पहले वाले समीकरण में से घटा देंगे तो I1 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, I1 हमारा हट जाएगा। उसी तरह से पहले वाला और दूसरे वाला और तीसरे वाले को भी हम लोग करते हैं। तो दूसरे वाले में 2 से गुना करके और तीसरा वाला जो है दूसरे वाले में से घटा देंगे, यहाँ से भी I1 हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को हम लोग लेंगे तो वो I2 और I3 के फॉर्म में आ जाएगा और नीचे वाला में ये दोनों लेंगे तो I2 और I3 के फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर I2 और I3 का वैल्यू मिल जाएगा और जब I2 I3 का वैल्यू मिल जाएगा तो किसी भी समीकरण में आप इसमें 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 हम लोग I2 और I3 का रखेंगे तो I1 के मिलेगा। इस तरह से I1 का वैल्यू मिल जाएगा इतना, I2 का मिलेगा इतना और I3 का मिल जाएगा इतना। और ये जो I करंट है यही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, I1 और I2 में डिवाइड हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, I बराबर I1 और I2 को जोड़ेंगे तो ऊपर देखिए 4 है और यहाँ पर I2 में 6 है, दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो 17 17 है तो ये 17 ही हो जाएगा। 6 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 10, तो I बराबर हो जाएगा 10/17। तो बच्चों इसमें मुख्य रूप से हम लोग को जो है समीकरण को लिखने के लिए सीखना है और बाकी हम लोग जो क्लास 10th में जैसा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसा ही सॉल्व करेंगे। अब सवाल है ये कब अप्लाई करेंगे, केवीएल कब अप्लाई करेंगे। यहाँ पर तो बंद लूप के लिए हम लोग जो है केवीएल अप्लाई करते हैं। और जब ऐसा हीट स्टोन ब्रिज आपको दिया गया हो, देखिए ये तब सामने सामने के प्रतिरोध को आप मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर बराबर नहीं आएगा तभी हम लोग जो यहाँ पर ये हर एक लूप में घूमकर और करंट का या हम लोग का विभवांतर निकालना होगा तो विभवांतर का मान निकालेंगे। तो 10 गुने 10 देख रहे हैं 100 हो जाएगा। अब 5 गुने 5 25, यानी कि यह हीट स्टोन सेतु जो है संतुलित नहीं है। जब संतुलित नहीं होगा तो प्रत्येक लूप में हम लोग को घूमना होगा और धारा का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग पहला क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये डायग्राम दिया गया है और बोला जा रहा है कि मीटर सेतु में संतुलन बिंदु को ए से, कहाँ से, ए से और ए सिरे से इतना दूरी पर जो है पाया जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वह कितना है, तो इसको मान लीजिए हम लोग L1 और इसको मान लेते हैं हम लोग जो है L2। यानी कि L1 बराबर दिया गया है, L1 बराबर 39.5 सेंटीमीटर। तो L2 बराबर हो जाएगा 100 माइनस L1, नहीं इसमें से घटाएंगे तो ये मान हो जाएगा 60.5 सेंटीमीटर। और y का मान दिया गया है, y का मान कितना है यहाँ लिखते हैं y बराबर 12.5 ओम। तो देखिए 12.5 ओम लिख दिए। अब देखिए ये संतुलित है, तो संतुलित है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आमने सामने के प्रतिरोधों को गुना कर देते हैं और चालक का जो प्रतिरोध होता है वह उसके लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो लिखेंगे अतः ना x के साथ इसको, यानी कि x गुने ये x है, ठीक है x है और ये हो जाएगा L2 और बराबर लिखेंगे y गुना इधर हो जाएगा L1। x का मान निकालना है तो L2 नीचे चला जाएगा तो लिख पाएंगे y गुने L1 और बाई क्या हो जाएगा इधर L2। तो देखिए यहाँ पर y का मान, तो y का मान दिया हुआ है 12.5
और L1 का मान, तो L1 का मान दिया हुआ है 39.5, नहीं ये सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और L2 का मान 60.5, ये ओम में आ जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ये ओम हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर, यह भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ओम का ओम हो जाएगा। जब ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान हो जाएगा 8.2 ओम। तो ये हो गया हम लोग का एक्स का मान। तो देखिए क्वेश्चन में एक्स का मान पूछा गया था, तो एक्स का मान निकाल लिए। इसी में एक और यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉपर की मोटी पत्ती का क्यों उपयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कॉपर की मोटी पट्टी का उपयोग उनका प्रतिरोध घटाने के लिए किया जाता है, क्योंकि गणना में इसे प्रतिरोध पर विचार नहीं होता है। ओके, यानी कि मोटी पट्टी का हम लोग उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि प्रतिरोध का मान कम हो, प्रतिरोध के मान को घटाने के लिए ही हम लोग जो है यहाँ पर मोटी पट्टी का हम लोग उपयोग करते हैं। और जो कैलकुलेशन होता है, इस कैलकुलेशन में जो है इस प्रतिरोध को हम लोग जो है नगण्य मानते हैं, या इस पर हम लोग विचार नहीं करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है एक्स वाई को आपस में परिवर्तित करिए, यानी कि बोलने का मतलब यह हुआ कि एक्स को हम लोग यहाँ पर ला देते हैं, एक्स को यहाँ पर, और वाई को उठाकर हम लोग यहाँ ला देते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बदल देते हैं। तो बदल देंगे तो देखिए हम लोग का अब वाई यहाँ आ जाएगा और एक्स चला जाएगा यहाँ पर, तो लंबाई के साथ क्या स्थितियाँ होगी, तो ये लंबाई के लिए हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं L1 पर संतुलन मिलेगा, क्योंकि हमको पता नहीं है, क्योंकि अब चेंज न कर दिए, पहले एक्स था तब ने यहाँ पर हम लोग का ये 39.5 पर जो है संतुलन बिंदु मिला था। अब चेंज कर देंगे तो अलग जगह पर मिलेगा, अलग लंबाई पर मिलेगा। आप मान लीजिए L1 और इसको मान लेते हम लोग L2, या L2 बराबर, इसको आप L भी मान सकते हैं और ये L मान सकते हैं, और जो L2 है ये हम लोग आ जाएगा 100 माइनस L सेंटीमीटर में, किस में मान लेंगे, सेंटीमीटर में। फिर से हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर इस तरफ हो जाएगा y और इस तरफ है x, और ये है L और ये है 100 माइनस L, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और x और y दोनों को मान हम लोग को पता है, x का जो मान हम लोग का था वह x का मान था 12, यहाँ पर लिख देते हम लोग, पूछे है मान निकाले थे 8.2, और y का जो मान था ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था 12.5। तो अब आइए हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि y गुने 100 माइनस L हो जाएगा, और इधर x गुने ये हो जाएगा, तो ये x गुने L। अब हम लोग यहाँ से L को हम लोग जो है अलग कर देते हैं, यानी कि L का मान निकालते हैं, ये एक से बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, आप इसको गुना करेंगे, तो हम लोग इसको गुना करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 100y, लिख सकते हैं 100y, और ये हो जाएगा माइनस YL, और इधर हो जाएगा XL, इसको इधर ला देते हैं, तो 100y बराबर, ये इधर जाएगा प्लस में जाएगा XL प्लस हो जाएगा YL। फिर इधर देखिए आप L कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे 100y बराबर हो जाएगा x प्लस y, और इधर हो जाएगा L, तो L बराबर हो जाएगा 100y, और इधर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस y। तो देखिए 100 यहाँ लिख दिए और गुना y का मान कितना है 12.5, और भागा, दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20.7, ये लगभग मान है, और जब आप कैलकुलेशन करेंगे ये मान मिल जाएगा आपको 60.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग को मिला था 39.5, अब मिल गया 60.5, यानी कि इस दूरी पर, यानी कि हम लोग का संतुलन बिंदु मिलेगा। तो इस तरह से जब प्रतिरोध बदलते हैं
तो ये लंबाई भी हम लोग की बदल जाती है, यानी कि संतुलन बिंदु भी बदल जाएगा, इधर वाला उधर हो जाएगा, उधर वाला इधर हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया है क्या होगा यदि संतुलन बिंदु पर गैल्वेनोमीटर और सेल को आपस में बदल दिया जाए, क्या होगा? गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा? तो बच्चों संतुलित है इसलिए धारा नहीं दर्शाएगा, यानी कि अब जब संतुलित रहता है तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 होता है, IG का मान 0 होता है। देखिए बच्चों यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है 8 वोल्ट का कोई बैटरी है, यहाँ पर उसका विद्युत वाहक बल है और इसका आंतरिक प्रतिरोध का मान इतना है, और इसे जो है 120 वोल्ट से जो है यहाँ पर आवेशित किया जाता है। किसको? इसको चार्ज किया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V का वैल्यू क्या होगा, और ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जो 8 वोल्ट का जो बैटरी है इसे चार्ज कर रहे हैं, कितना से? 120 वोल्ट से। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः परिपथ का कुल या परिपथ का हम लोग लिख सकते हैं नेट, यहाँ पर लिख सकते हैं परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल। तो लिखेंगे ई डैश बराबर हो जाएगा, तो नेट हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा 120 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा? 112 वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए चार्ज का जो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो दोनों के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो 120 में से हम लोग 8 को घटा दिए, ये इतना आ गया। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना है? तो कुल प्रतिरोध का मतलब हो जाएगा R डैश मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा R प्लस R। R का मतलब जो है ये हो जाएगा ना, बाहर से जो हम लोग स्रोत लगाए हुए हैं उसका प्रतिरोध, और खुद जो है इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतना है, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे 15.5 प्लस 0.5, नहीं ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 ओम। तो इस तरह से प्रवाहित धारा की मान निकाली जा सकती है, I बराबर E डैश और बाई R डैश, तो ये मान हो जाएगा 112 और बाई 16। तो ये जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका मान हो जाएगा 7 एम्पियर, तो ये आ गया 7 एम्पियर। अब देखिए हम लोग को जो है धारा का मान निकाले हैं, अब ये वोल्टेज पूछा जा रहा है। वोल्टेज बोलने का तो मतलब है टर्मिनल विभवांतर। तो V इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं E माइनस IR। तो देखिए दो फॉर्मूला पढ़े हैं, एक V बराबर E माइनस IR, एक पढ़े V बराबर E प्लस IR। ये कब है? ये हम लोग यूज करेंगे डिस्चार्जिंग के केस में, ये यूज करेंगे डिस्चार्जिंग केस में। ये कब यूज करेंगे हम लोग? तो चार्जिंग के केस में, यानी कि जब कोई सेल होगा और उसे धारा हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा? वह सेल डिस्चार्ज होगा, तब ये टर्मिनल विभवांतर के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब उसी सेल को चार्ज करेंगे तब टर्मिनल विभवांतर के लिए ये यूज करेंगे। तो बच्चों देखिए हम लोग अभी चार्ज कर रहे हैं ना, सेल को चार्ज कर रहे हैं, इसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं कितना से? तो इतना से, तो चार्जिंग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यानी कि ये टर्मिनल विभवांतर के लिए यह यूज किया जाएगा। तो V बराबर E, तो E का मान कितना दिया हुआ है इस सेल का? 8 वोल्ट, तो लिखेंगे 8 वोल्ट प्लस I का मान निकाले हैं 7, तो ये जाएगा 7, और ये R का मान यानी कि आंतरिक प्रतिरोध है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, यानी कि 7 × 5 = 35, 3.5 और प्लस 8, तो कितना जाएगा? 11.5, ये हो जाएगा वोल्ट। ये टर्मिनल विभवांतर का मान प्राप्त हो गया। इसी में दिया हुआ है कि आवेशन के परिपथ में श्रेणी प्रतिरोध लगाने का क्या उद्देश्य है? देखिए श्रेणी परिपथ में हम लोग जो है प्रतिरोध लगाएंगे तो धारा का मान कम होगा, धारा कंट्रोल में रहेगा, धारा लिमिट में रहेगा। यदि हम लोग नहीं लगाते हैं तो धारा का मान बढ़ जाएगा, तो ये डेंजरस स्थिति हो सकती है, सर्किट हमारा ब्रेक हो सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए श्रेणी में प्रतिरोध लगाने का एक ही उद्देश्य है, धारा को कंट्रोल करना, धारा को जो है लिमिट में रखना। तो जो इन दोनों फार्मूला को आप ध्यान से रखेंगे, ये डिस्चार्जिंग के लिए है और यह चार्जिंग के लिए है। देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है अगला, एक विभव मापी व्यवस्थापन में
1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल जो है एक सेल कितनी लंबाई के लिए संतुलन प्राप्त होता है 35 सेंटीमीटर पर। यदि इस सेल को दूसरे सेल द्वारा प्रतिस्थापित करने पर संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर पर विस्थापित हो जाती है तो इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है लिख सकते हैं E1, इसको मान लेते हैं E1 बराबर दिया गया है 1.25 वोल्ट और L1 बराबर दिया गया है कितने सेंटीमीटर है 35 सेंटीमीटर और E2 बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है विद्युत वाहक बल और कितने संतुलन बिंदु तो L2 बराबर 63 सेंटीमीटर। देखिए ये E1 लंबाई जो है यानी विद्युत वाहक बल लंबाई के समानुपाती होता है नहीं, तो ये हो गया पहला समीकरण। उसी तरह से E2 लंबाई के समानुपाती, यहाँ पर ये हो गया दूसरा समीकरण। तो समीकरण 1 से देख रहे हैं और 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं यानी कि समीकरण 1 भागा समीकरण 2 तो लिख पाएंगे E1 बाई E2 और बराबर के L1। कोई कांस्टेंट ले लेंगे तो कांस्टेंट ले लेंगे तो E1 बराबर के L1 लिख सकते हैं और E2 बराबर के L2 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ नीचे में के L2 के से के कैंसिल हो जाएगा यानी कि E1 बाई E2 बराबर हो जाएगा L1 बाई L2। तो देखिए हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है E2 का, तो E2 बराबर लिखेंगे तो ये इधर चला जाएगा और यह इधर यानी कि E1 गुना L2 बाई L1 हो जाएगा। तो E1 का मान कितना है 1.25 और गुना L2 63 सेंटीमीटर है और ये मान दिया गया हम लोग का पहला का लंबाई का 35 सेंटीमीटर। तो ये से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये वोल्ट है और ये जब कैंसिल करेंगे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 2.2 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग जो है ये मान प्राप्त कर लेते हैं दूसरे वाले सेल के विद्युत वाहक बल। यहाँ पर ये 2.2 है, आगे भी अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 वोल्ट हो जाएगा हम लोग का। तो इस तरह से दूसरे सेल का जो है विद्युत वाहक बल की प्राप्ति हो जाए। बच्चों देखिए क्वेश्चन दिया गया है कॉपर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व इतना दिया गया है, उसी लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनुगमन करने में, अनुगमन का मतलब प्रवाह जाने में कितना समय लगेगा, किसको इलेक्ट्रॉन को। तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है और इसमें प्रवाही धारा ये है यानी कि टी का मान पूछा जा रहा है। जो मान पहले दिया हुआ है हम लोग उन सभी चीज़ों को लिखते हैं यानी कि यह एन का मान दिया गया है 8.5 गुने 10 के पावर 28 प्रति मीटर क्यूब और समय का मान पूछा जा रहा है यानी कि टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है 2 गुने 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर और धारा का मान दिया गया है 3 एम्पियर। जैसे कि मान लेते हैं बच्चों ये कोई तार है, ये ले लिए तार नहीं, तो यही हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया और इसी से धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए ए सिरा मान लेते हैं, बी सिरा है। अब मान लेते हैं चालक की लंबाई L है और ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, तो वही टी का मान पूछा जा रहा है। देखिए ये सब जो इलेक्ट्रॉन जो है जिस भी महत्तम वेग से जाती है उसे अनुगमन वेग, तो ये जिस वेग से जाएगा वह कहलाएगा अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग के लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं, तो VD बराबर फार्मूला होता है I/ANE। तो देखिए I का मान 3 एम्पियर हो जाएगा, A का मान तो ये दिया हुआ मान 2 गुने 10 के पावर -6 और N का मतलब ये हो जाएगा मान, यानी कि ये आप मात्रक में भी लिख सकते हैं, ये एम्पियर हो जाएगा और ये मीटर स्क्वायर और ये देखिए स्मॉल n का मान यहाँ पर रखे हैं 8.5 गुने 10 के पावर 28 प्रति मीटर क्यूब और E है यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 10 के पावर -19 कूलम। ये सारा जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो VD का मान मिलेगा 1.1 और गुना 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हम लोग का क्या मिल गया अनुगमन वेग, इसको बोलते हैं हम लोग अनुगमन वेग मिल गया। अब देखिए जब वेग मिल गया और ये हम लोग की लंबाई पता है तो यहाँ से यहाँ तक का समय भी मिल जाएगा। समय बराबर फॉर्मूला आता है, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी और बटे 4 हो जाएगा। इसी के बेसिस पर हम लोग काम करेंगे तो T बराबर हो जाएगा चालक की लंबाई, दूरी हो जाएगी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में L दूरी तय करेगा और ये देखिए चाल यानी कि वेग के बराबर हो जाएगा VD रख देंगे।
तो लंबाई कितनी है हम लोग का, तो देखेंगे यहाँ पर तार की लंबाई जो है जितने दी गई है तार की लंबाई हम लोग यहाँ पर मान ले लेते हैं। तो जो क्वेश्चन में तार की भी लंबाई दी गई है तो तार की लंबाई यहाँ लिख दी जाती है, तार की लंबाई दी गई है 3 मीटर। तो यहाँ पर मान हम लोग ले लेंगे, तो मान ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर और ये मान ले लेंगे 1.1 गुने 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकेंड। तो टी का जो मान हम लोग गुना भाग करेंगे तो यहाँ पर मान मिल जाएगा 2.73 गुने 10⁻4, ये हो जाएगा सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग टी का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा।